गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर हम अपनी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने बेटे देखा था कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हमने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद हमें पता चला था कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दो होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि हाउ टू डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन मींस फिर हमने ये पता किया था कि कौन सा हमारा सॉल्यूट है और कौन सा हमारा सॉल्वेंट है। ये हमें किस तरह से सॉल्यूशन में पता करने के लिए किया जाएगा। तो इसके लिए हमने दो रूल्स देखे थे, उन दोनों रूल्स के हिसाब से हम आराम से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का पता कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो हमें पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की हमें स्ट्रेंथ पता करना है, स्ट्रेंथ मतलब कितना अमाउंट है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, तो इस तरह से आप उस वाटर के अमाउंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 लीटर। तो 1 लीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी वाटर का अमाउंट। तो सेम इसी प्रकार से अगर हमें अपने सॉल्यूशन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं अपने सॉल्यूशन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उनमें आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हेडिंग डालिए, कंसंट्रेशन टर्म। तो बेटे कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म्स है अपनी मोल फ्रैक्शन। क्या है अपनी? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे कहते हैं? मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है बेटे? मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी स्पीसीज, हम मान ले रहे हैं कि कोई स्पीसीज है आई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी स्पीसीज इज इक्वल टू मोल अपॉन टोटल मोल। मीन्स कहने का मतलब केवल इतने है बेटे कि अगर किसी भी स्पीसीज का आपको मोल निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स से टोटल मोल्स को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला आ गया मोल फ्रैक्शन का। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो मोल फ्रैक्शन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 is always equal to 1. This is your conclusion of mole fraction. कहने का मतलब ये है कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है बेटे, किसी भी कंपोनेंट की अगर आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करें तो वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। मीन्स 1 से कम होने वाली है आपकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, बिकॉज मोल फ्रैक्शन सभी कंपोनेंट्स का अगर हम ऐड करें तो हमेशा वो इक्वल टू 1 ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी लेस देन 1. दैट मीन्स इट्स अ वैल्यू हैविंग पॉइंट, मीन्स द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन शुड बी इन इंटीजर्स. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंटेज W बाय W. अच्छा, परसेंटेज W बाय W क्या है? परसेंटेज W बाय W का मतलब है परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंटेज वेट बाय वेट. तो अगर बेटे हम परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला देखें तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए हमें सीधा सा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट. याद रखना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो आप लेंगे वो इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे? ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन. ये भी जो वेट ऑफ सॉल्यूशन आप लेंगे वो भी किस में आपको लेना है? इन ग्राम में. ग्राम में ही आपको दोनों ही चीज़ें लेनी है. बेटे यूनिट्स हम इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि यूनिट्स पे आपको विशेष ध्यान देना है. जब भी आप न्यूमेरिकल इन फॉर्मूलों, इन कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल जब भी आप करेंगे तो आपको एक चीज़ करनी है कि इन सभी की यूनिट्स भी आपको न्यूमेरिकल में इंक्लूड करनी है. बिकॉज जब हम यूनिट्स को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस यूनिट की वजह से अपने गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कौन सा ग्राम है, कौन सा किलोग्राम है, किससे किस में कन्वर्ट करना. तो इस चीज़ से हमें बचने के लिए क्या करना है कि हम जब भी न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल के साथ ही हम अपनी यूनिट्स भी ब्रैकेट में लिखते जाएं ताकि हम देख सकें कि क्या आखिर में यूनिट आ रही है हमारे आंसर की। तो ये है परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला, सिंपल सा है आपको। हाँ, इंटू 100 और है, बिकॉज परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज हमेशा 100 मीन्स निकाली जाती है।
तो इस परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, आप इसकी थोड़ा मीनिंग समझिए कि परसेंटेज वेट बाय वेट आखिर में होता क्या है। ये तो आपका न्यूमेरिकल डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछा कि न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या है परसेंटेज वेट बाय वेट की, तो सीधी आपके सामने लिखी है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है प्रैक्टिकली अगर हम इसे सोचना चाहें तो इसका मतलब समझिए। प्रैक्टिकली अगर हम इसे देखें तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, मीन्स अगर हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में हमारा कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, हमारा कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसी चीज को हम परसेंटेज वेट बाय वेट बोलते हैं कि मीन्स अगर हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उस 100 ग्राम में हमारा कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है, इसी चीज को हम परसेंटेज वेट बाय वेट बोलते हैं। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अपनी जो कंसंट्रेशन टर्म है सी, वो है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। नाम से ही क्लियर है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। आपके दिमाग में तुरंत इसका भी फॉर्मूला आ गया होगा। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम, अपॉन नेक्स्ट क्या होगा, नीचे वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम ही आना है। तो वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अब बात आती है यूनिट की। तो यूनिट अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर आपकी सीजीएस यूनिट है। जब यूनिट आपकी सीजीएस ऊपर है तो नीचे भी आपकी सीजीएस यूनिट ही आने वाली है, कभी भी डिफरेंट सिस्टम नहीं चलेगा यूनिट का। तो जब सीजीएस ऊपर है ग्राम, तो वॉल्यूम की सीजीएस यूनिट हमारा एनएमएल मिलीलीटर हो जाएगा। ये चीज समझिए, यूनिट हमारे दो सिस्टम है यूनिट के, एक तो सीजीएस सिस्टम, एक एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या है कि लेंथ की यूनिट तो हम लेते हैं सेंटीमीटर, ये लेंथ की यूनिट है। वेट की यूनिट हम लेते हैं ग्राम, और टाइम की यूनिट जो है वो लेते हैं सेकंड। अब अगर एमकेएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट हमारी चलती है मीटर, वेट की यूनिट जो हमारी चलती है वो केजी, और टाइम की यूनिट जो चलती है वो सेम रहते हैं, मीन्स सेकंड। तो ये टू सिस्टम ऑफ यूनिट है। और इस सिस्टम एमकेएस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये चीज़ें थोड़ा बेसिक है, 11th का पोर्शन है, इसे आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों को आप यूनिट्स के क्वेश्चंस गलत ना करें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने कंसंट्रेशन टर्म्स आगे बढ़ाई हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारी मोलैरिटी। तो इसे हम रफ कर रहे हैं ताकि हमें बोर्ड पर थोड़ा जगह मिल जाए करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारी मोलैरिटी, इसके नाम को ध्यान से समझना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऐसे प्रोनाउंसिएशन में यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी को बेटा हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को हम बेटा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ हम बताना भूल गए बेटे, जो परसेंटेज डब्ल्यू वाई वी था इसमें क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में इनटू 100। इसका 100 का मल्टीप्लाई करना भूल गए। तो इस 100 का मतलब यही है कि परसेंटेज हम निकाल लें, मतलब 100। तो इसकी अगर हम मीनिंग की बात को समझें तो इसका मतलब केवल इतना है बेटे कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन 100 ml है, मीन्स अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया है जिसका वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो उस 100 ml में हमारा कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है, इसी चीज़ को हम परसेंटेज W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो था हमारा W/V। अब नेक्स्ट हम अपनी मोलरिटी पे आ जाते हैं। तो मोलरिटी की अगर हम बात करें तो मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, क्योंकि अभी जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ सॉल्यूट के लिए कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे देखना क्या आएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें, इन लीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको ये पता रखना है कि हम वॉल्यूम सॉल्यूशन का कहाँ ml में ले रहे हैं, कहाँ लीटर में ले रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम सीधा सा फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, इन लीटर। तो दिस इज योर मोलरिटी फॉर्मूला। ये सेम मोलरिटी, सिंपल एन अपॉन वी। ना इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटे, मोलरिटी की अगर हम बात करें कि जो मोलरिटी हमारी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड
होती है। मोलरिटी हमारी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों करती है टेम्परेचर पर डिपेंड? कोई हमें बता सकता है? कोई बता सकता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों करती है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है, ये इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बिकॉज मोलरिटी के डिनोमिनेटर पोर्शन में वॉल्यूम टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉल्यूम। और हम सबको बहुत अच्छे से ये मालूम है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इसे एनालाइज करिए। आपने ये सुना होगा कि जब भी गैस सिलेंडर जो होता है, अपने घर में एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो गैस सिलेंडर में जब आग लग जाती है तो क्या होता है कि आग लगने से उसका कंटिन्यू टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है। गैस सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है कंटिन्यू। तो जब उसका टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज़ होता जाता है तो उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है सिलेंडर में, उस गैस का भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। उस गैस का भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाता है और फाइनली वो सिलेंडर फटने की कगार पे आ जाता है, एकदम ब्लास्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? ऐसा बेटे इसलिए होता है क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो जो उस समय सिलेंडर का वॉल्यूम था वो इनफ नहीं था उस गैस के लिए। टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा था और गैस उस सिलेंडर के इनफ वॉल्यूम में नहीं आ पा रही थी, तो उस गैस को एडिशनल वॉल्यूम चाहिए था, इसलिए वो सिलेंडर फट जाता है और अपने एनवायरनमेंट के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यही रीजन है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मोलरिटी में हमारा वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और मोलरिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज को ऐसे समझो जैसे हमारे एक बीकर में एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी 10 मोलर है, कैपिटल एम, 10 कैपिटल एम इसकी मोलरिटी है। अब अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट करें तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब जो फाइनल मोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अब वो फाइनल मोलरिटी, जो मोलरिटी फाइनल है वो लेस देन 10 एम आने वाली है। अब कितनी आने वाली है ये कैलकुलेशन पे डिपेंड है कि कितना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था। तो अगर मोटे तौर पर हम समझें तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? मोलरिटी। चलो नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। नाम में थोड़ा समझना, उसमें आता है मोलैरिटी और ये है तुम्हारा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की अगर हम बात करें, मोलैलिटी इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। किसके? अभी तक जो हम लेते हैं सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अच्छा अब इसका जो अपॉन वाला पोर्शन है मींस इसका डिनोमिनेटर ऐसे ध्यान से आपको देखना है बिकॉज बच्चों को यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और बच्चे यहाँ पर हमेशा मात खा जाते हैं। तो अपॉन में इसमें क्या आएगा? वेट ऑफ, वेट आएगा इसमें, वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। ये चीज़ तुम्हें ध्यान से देखनी है, इस चीज़ पर थोड़ा विशेष देखें। और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में होना चाहिए? आपका केजी में होना चाहिए। तो दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। तो अगर हम फॉर्मूले देखें तो m इज इक्वल टू n अपॉन w ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। तो दिस इज सिंपल फॉर्मूला। अगर हम मोलैलिटी की यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट इसकी क्या होगी? ऊपर मोल आ रहा है तो मोल, नीचे वेट आ रहा है मोल पर केजी, तो इसकी यूनिट ये मोल पर केजी। लेकिन अब इतना लंबा लिखने की बजाय हम शॉर्ट में ऐसे स्मॉल एम लिख देते हैं, तो मोल पर केजी को हम स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी की यूनिट क्या थी? मोलैरिटी की अगर हम यूनिट बताएं तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर था इसका फॉर्मूला। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। तो ये है मोलैरिटी की यूनिट। इतना बड़ा लिखने की बजाय हम डायरेक्ट कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो कैपिटल एम हम लिख सकते हैं यूनिट मोलैरिटी की और स्मॉल एम हम लिख सकते हैं यूनिट किसकी? मोलैलिटी की। तो ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म थी, मोलैरिटी, मोलैलिटी वगैरह वगैरह ना। अब अपनी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके बारे में अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारा। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, नंबर आप लोग डाल लेना, मैं पता नहीं, GTH, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की जो यूनिट होती है, यूनिट आप ध्यान से देख लीजिए, ग्राम पर लीटर। ये किसकी यूनिट है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू
वेट ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए, इन ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, इन लीटर। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जब आपके सामने आ गए हैं, तो जब एक साथ उन चीज़ों को आप देखेंगे तो आप कंफ्यूजन की पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से मेरा सीधा मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो सिंपल सी यूनिट है, सॉल्यूट का वेट आपको ग्राम में लिया है तो ऊपर ग्राम है, तो ऊपर ग्राम अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ग्राम पर ml। दिस इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इफ वी वांट टू कैलकुलेट। नाउ द नेक्स्ट जो है आपका और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, नेक्स्ट एंड लास्ट कंसंट्रेशन टर्म और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर ऑफ ppm। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ppm? ppm का मतलब होता है, ppm का मतलब समझिए, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखो इस टॉपिक को हम परसेंटेज वाले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, उससे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो तुम्हें इजी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो इजीली समझ में आ जाएगा क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पे इसका ppm की जो मतलब है वो है पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पे मिलियन वर्ड आ रहा है, तो मिलियन वर्ड का मतलब क्या हुआ, मिलियन क्या होता है, 10⁶। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पार्ट्स पर मिलियन ppm आपसे पूछा जाए तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा अगर सॉल्यूशन 10⁶ है, हमारा अगर सॉल्यूशन का अमाउंट 10⁶ है, तो इस 10⁶ अमाउंट में हमारे सॉल्यूट कितना ग्राम पड़ा हुआ है। 10⁶ ग्राम अगर हम अपना पूरा का पूरा सॉल्यूशन मान लें तो इस 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में हमारा कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालना होगा। परसेंटेज क्या करते थे, परसेंटेज में हम क्या करते थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वो तो हम निकाल लेते परसेंटेज। अब यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁶ के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज में क्या करते थे 100 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन 10⁶ के रिस्पेक्ट में। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आपको नंबर ऑफ ppms निकालना हो तो ऊपर आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, सब कुछ वही आप ले रहे हैं, सॉल्यूट का वेट हमेशा ऊपर चला, क्योंकि ये सारी कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूट के अमाउंट को बता रही है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको बट इन ग्राम में लेना पड़ेगा, किसमें, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा ये भी आपको किस में लेना पड़ेगा बेटे, ग्राम में लेना पड़ेगा, और इनटू 10⁶, बिकॉज आप 10⁶ मिलियन के रिस्पेक्ट में अपने सॉल्यूट का अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट्स पर मिलियन फॉर्मूला, और आप आसानी से समझ सकेंगे। अच्छा, एक चीज हमें आपसे पूछना है, मोलैलिटी की जो आपके पास फॉर्मूले आया था, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके पास आया था। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के क्या आप हमें बता सकती हैं क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? इसे देख के आप बता सकते हैं कि मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज कहीं भी इसके फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम जैसा टर्म नहीं आ रहा है, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और इसके फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम जैसा कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि वॉल्यूम नहीं है, तो मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वेट आ रहा है तो वेट से मैं कोई मतलब नहीं, वेट कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 किलो टमाटर अगर आपने हीट कर दिए तो वो 4 किलो हो जाएंगे, बिकॉज वेट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे सीधा आपको समझना है कि मोलैलिटी में कोई भी टर्म ऐसा नहीं आ रहा है जो वॉल्यूम जो टेम्परेचर पर डिपेंड हो, इसलिए मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये आपका कंक्लूजन निकला, और इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे जिन्हें हमने कंप्लीट किया। आफ्टर दैट इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपका कल आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।